8 करोड़ के फ्लैट वाला इलाका, 8 करोड़ के फ्लैट वाला इलाका, हाईटेक शहर, लेकिन इंसानियत शून्य, जीरो। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हादसा नहीं बल्कि सिस्टम ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। चीखते पिता के सामने बेटा डूबता रहा और खाकी तमाशा देखती रही। क्या पुलिस को इतनी ठंड लग रही थी कि जान बचाने के लिए पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई? 12 पुलिस वाले और 6 दमकल कर्मी किनारे खड़े होकर मौत का इंतजार कर रहे थे। यह वर्दी कलंक है। सीईओ नप गए, जेई सस्पेंड हो गया, लेकिन सवाल है कि कातिल बिल्डर और वो डरपोक पुलिस वाले जेल में कब जाएंगे? कातिल सिस्टम पर अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया है? सबसे पहले यह बता देते हैं आपको, इंजीनियर की मौत मामले में सीएम योगी ने एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटा दिए गए हैं। सीईओ लोकेश एम वेटिंग में भेज दिए गए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है। एडीजी जोन मेरठ की अध्यक्षता में एसआईटी की जांच हुई। एसआईटी में मेरठ मंडलायुक्त, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर शामिल कर लिए गए हैं। 5 दिन में रिपोर्ट सौंपी जानी है। रिपोर्ट मांगी गई है 5 दिनों में। नोएडा अथॉरिटी के जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। यह अब तक पूरा एक्शन लिया गया है, लेकिन इस पूरे एक्शन के बाद अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो लोग जो वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी थी युवराज को बचाना, वो क्या कर रहे थे? इस सिस्टम में सुधार कब होगा? क्या हर बार किसी की जान जाएगी और सवाल पूछे जाएंगे? लोग अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? इंजीनियर के मौत के मामले में सीएम योगी ने एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया, लेकिन क्या इससे सारी बात खत्म हो जाती है? रेस्क्यू में लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिसकर्मी रडार पर हैं। गोताखोर वहां नहीं होने पर नाराजगी है। दोषी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी तो चल ही रही है। 2 बड़े बिल्डर्स हैं, 2 बड़े बिल्डर्स, उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोटस ग्रीन बिल्डर पर मुकदमा, विश टाउन प्लानर पर भी केस। बिल्डर्स की गिरफ्तारी की मांग चल रही है कि इन्हें गिरफ्तार करो। वो गड्ढा खोदा और बिल्डर्स पूरे नोएडा में मनमानी कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। फ्लैट से सही कहीं बनाए जाते हैं, कहीं बेचे जाते हैं, नियमों का पालन नहीं होता है, अनियमितता रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। नोएडा में मनमानी चल रही है। वर्दी और बुजदिली पर कुछ सवाल हैं जो हम पूछेंगे। ये सवाल लाजमी है, पूछने बनते हैं। वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 12 पुलिस वाले खड़े रहे, 1 दर्जन पुलिस वाले खड़े रहे। क्या खाकी को भी ठंड लग रही थी क्या? संसाधनों के साथ, गाड़ियों के साथ, अपनी सारी टीम के साथ वहां 12 लोग खड़े थे। 6 दमकल कर्मी देख रहे थे कि वो हेल्प मांग रहा है, चिल्ला रहा है, नाले में फंसे हुआ है। रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? चीख सुनकर भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा क्या? पुलिस इसी के लिए होती है ना। क्या पुलिस का काम सिर्फ पंचनामा भरना रह गया है? नाम पूछेंगे, पिता का नाम पूछेंगे, कहां से आए, ये सारी जानकारी लेके पंचनामा भरेंगे, वो परिस्थितियां लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। बिल्डरों ने सुरक्षा के नाम पर मौत का जाल क्यों बिछा दिया है? सवाल यह भी। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी कब खत्म होगी? नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जहां जाइए ये ऐसे ही होते हैं। पैसे के दम पे सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। सिर्फ एफआईआर क्यों? बिल्डर मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? एफआईआर लिख देने से, खाना पूर्ति कर देने से क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या युवराज वापस आ जाएगा? और ये बिल्डर जिसने गड्ढा खोदा था, जिसने नियम का पालन नहीं किया था, और जो बाकी बिल्डर्स नोएडा में कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्या बिल्डरों के रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक है? क्या बिल्डरों के आगे प्रशासन उनके पैरों में गिरा पड़ा है? क्या बिल्डर्स ही सर्वे सर्वा हैं क्या नोएडा में? 8 करोड़ के फ्लैट, फिर भी वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है। किसी इलाके में बनाते हैं, कहीं बनाते हैं,
किसी जंगल में फ्लैट बना दिया, करोड़ों में बेच रहे हैं, दलाली चल रही है, ब्रोकर्स बिचवा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। 1 लाख का 2 लाख, 2 के 8 लाख, 10 लाख, करोड़ों में डील चल रही है। बिना बैरिकेडिंग कंस्ट्रक्शन की इजाजत किसने दे दी थी? ये कुछ लाजमी से सवाल हैं जो पूछने बनते हैं। नोएडा अथॉरिटी आज सवालों से भाग नहीं सकती है। प्रशासन की नींद को अब तोड़ना होगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसके बाद अब शायद आदी हो चुके हैं कि ऐसी तस्वीर, ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं। ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर को किसने मारा? क्या नोएडा अथॉरिटी इंजीनियर की कातिल है? क्या अथॉरिटी के सीईओ पर एक्शन से टेंशन? इस सवाल का जवाब आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के इसी सड़े हुए सिस्टम ने इंजीनियर युवराज की जान ले ली, वो भी उसकी पिता की आंखों के सामने। नोएडा अथॉरिटी जब कोई भी प्लॉट आवंटित करती तो उस पर निर्माण के लिए भी एक समय सीमा तय होती है। उस प्लॉट पर क्या बन रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी जांच करना भी अथॉरिटी का ही काम है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 स्थित SC02 प्लॉट पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया। उस गड्ढे में नाले का पानी भरता रहा। वो प्लॉट दलदल नुमा नाले में तब्दील हो गया, लेकिन अथॉरिटी की नजर नहीं पड़ी, या फिर बिल्डर की 60 गांठ से दलदल नुमा उस गड्ढे को वैसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में क्या नोएडा अथॉरिटी को कातिल नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल कहा जाना चाहिए, क्योंकि अगर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों ने वक्त रहते इस पर एक्शन लिया हो तो इंजीनियर युवराज की मौत नहीं होती। अभी तो इन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी है, लेकिन ये बैरिकेडिंग कल रात तक यहाँ पे नहीं थी। जिस दिन ये घटना हुई उस रात तक नहीं थी। अगर उस रात तक होती तो आज युवराज हमारे बीच होता। लेकिन अब हम आपको पूरा दिखाते हैं कि आखिर कैसे वो गाड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग से टकराती है। 60 फीट गहरा गड्ढा, ये पानी नहीं है बल्कि एक नाला है। नाला और इसी के साथ साथ नीचे दलदल है, झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, दलदल है। निर्माणाधीन बेसमेंट था और यहाँ पे बेसमेंट के नीचे सरिया, पिलर। गाड़ी धीरे धीरे डूबती है। 2 घंटे तक संघर्ष जो है, करीब 1.25 से 2 घंटे तक युवराज संघर्ष करते रहता है कि किसी तरह अपनी जान बचा ले। पिता यहाँ पे पहुँचते हैं, पिता मदद की गुहार लगाते हैं और पिता पुलिस प्रशासन को भी लेके आते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी ने भी बताया, चश्मदीद ने हमें बताया कि फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, बोट भी था, लाइफ जैकेट भी था, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि पानी बहुत ठंडा होगा। युवराज की मौत के बाद सरकार की नींद टूटी है। सरकार ने नोएडा के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है। इस मामले में एक जेई को भी बर्खास्त किया गया है। लेकिन सवाल है कि अथॉरिटी के बाकी अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? क्या लोकेश एम को हटाने से मामला शांत हो जाएगा? आखिर नोएडा के बाकी गड्ढे कब भरे जाएंगे? तो इस बारे में नोएडा अथॉरिटी का क्या जवाब है? चूंकि आप जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स सिटी का इलाका है, पिछले 5 साल से वहाँ रोक भी लगी हुई थी। तो अब ये देखने की बात है कि वो वाला जो एरिया है वो कौन से स्पेसिफिक उसमें आ रहा है, प्लॉट कौन कौन सा वहाँ पर, और क्या कार्रवाई होनी थी। इसमें मौके पर भी टीम्स गई है, वो देख के बताएंगे कि कार्रवाई करेंगे उसमें। इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा के अफसर कितने संजीदा हैं, इसकी एक बानगी भी देख लीजिए। इन महाशय का नाम राजेश कुमार है, जिनकी जिम्मेदारी ग्रेटर नोएडा के नालों की सफाई कराने की है। इनके काम पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी अकड़ देख लीजिए। पत्रकारों से बातचीत करने का तरीका देखिए। जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया तो ये स्कूल के बच्चों की तरह नाराज होकर अपनी कार में जा बैठे। एक सवाल सर, आपने नाले को कवर क्यों नहीं करवाया? अगर नाला कवर होता तो आपकी जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ नाले पहली बार यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट से पहली बार आई यहाँ पर। वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पहली बार मैं तो डेली आता हूँ। आप नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या
क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए मुझे। नाले की सफाई पर साइनेज अंदर सही है, नाले के अंदर दीवार टूटी है, दलदल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर घूम जाइए सर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया है उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ चेंज कीजिए। हाँ, तो वो तो आप सवाल से करें कवर्ड क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? अब इनके काम की बात कर लेते हैं। राजेश कुमार ने खुद बताया कि नाले की सफाई कराने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जहां युवराज की मौत हुई उसे नाला नहीं मानते। शायद उनकी नजरों में ये गंगा या यमुना का पानी हो, इसलिए उन्होंने यहाँ सफाई की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। जरा एक बार फिर सुन लीजिए राजेश कुमार जी को, जो मीडिया के कैमरे पर इसे नाला मानने को तैयार ही नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया है उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ चेंज कीजिए। हाँ, तो वो तो आप सवाल से करें कवर्ड क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। नहीं सर, आपके ये आपसे कंसर्न है कि पानी यहाँ भर रहा था, क्या आपने इस बारे में जानकारी दी ऊपर? राजेश कुमार सर, अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए। पूरे नोएडा के प्रभारी हैं आप। नोएडा अथॉरिटी में राजेश कुमार जैसे लापरवाह और संवेदनहीन अफसरों की वजह से इंजीनियर युवराज की जान गई, क्योंकि ये अपने आप को वीआईपी अफसर समझते हैं। आम जनता की शिकायतों पर ध्यान देना इनके लिए छोटी मोटी बात हो। शायद अथॉरिटी से अच्छा पैसा कमा लिया हो, इसलिए इनकी अकड़ बेकाबू होती नजर आ रही है। अब नोएडा शासन और प्रशासन की भी बात कर लेते हैं, जो बिना गोताखोर लिए ही इंजीनियर युवराज का रेस्क्यू करने पहुंच गए। सोचिए, दलदल में डूब रहे एक शख्स को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम के पास गोताखोर ही नहीं था। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बेहुदा और शर्मनाक है। अब पुलिस ने 2 बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके नाम MAJ विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन सवाल है कि इन दोनों बिल्डिंग फर्म के मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? क्या इन दोनों बिल्डर्स को युवराज की हत्या का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर मामला ठंडा होते ही इस केस को भी रफा दफा कर दिया जाएगा? अब जैसा कि आपने बताया, अब अगर नेटवर्क की वजह से वो बच्चा अपने बाप से कांटेक्ट नहीं कर पाया, अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाया, तो और उसकी जान पे बन आई, कितना उसमें एक गलत पॉइंट है। हम हर रोज इस बात से स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आता। कोई हमें इमरजेंसी को डायल करना हो, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए हो, तो इट्स अ हेडेक। तो 8-8, 10-10 करोड़ के फ्लैट है। एक सोसाइटी के अंदर 5 से 10 हज़ार बंदा रह रहा है। 10 से 15 सोसाइटीज़ है, तो ना करते हुए 50-60 हज़ार लोग हैं। टावर का यहाँ पे 0 सिग्नल है। मेरी डॉटर टाटा से समृद्धि में ट्यूशन के लिए जाती है, उसके बाद वो वहाँ होती है, तो वाईफाई जो लगा हुआ है घर पे, उससे वो कॉल कर पाती है। अगर वो रोड पे आ जाए तो उसकी कॉल नहीं लगती मेरे को। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाले इलाके में कहीं भी सड़क किनारे कोई ठेली पटरी वाला छोटी सी दुकान लगा ले, तो अथॉरिटी वाले उससे उगाही करने पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में अंडरग्राउंड पार्किंग मौत के कुएं में तब्दील हो गई और अथॉरिटी के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी कि आखिर नोएडा प्रशासन से युवराज के रेस्क्यू में लापरवाही कैसे हुई? घटना स्थल पर वक्त पर कोई गोताखोर मौजूद क्यों नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि युवराज की मौत के जिम्मेदार नोएडा प्रशासन के अफसरों पर एक्शन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखा ली। सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक्शन कब होगा? FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो सलाखों के पीछे कब जाएंगे? अब हम आपको स्पॉट पर लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अनाया उसी जगह से बनी हुई है जहां ये दुर्घटना हुई थी। अनाया के पास आपको लिए चलते हैं। अनाया, आप हमें बताइए कि अब तक पहले जो दुर्घटना हुई और उसके बाद अब उस जगह में क्या चेंजेस किए गए हैं? मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं मिडिल क्लास बंदा। बिल्कुल, देखिए विवेक, हमारे साथ मौनी मौजूद हैं। ये वही मौनी हैं जिन्होंने अंदर छलांग लगाई थी युवराज की जान बचाने के लिए, और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने बात की लगातार, हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी। ये वही साहसी इंसान है जिन्होंने युवराज की जान बचाने की कोशिश की। जब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, रेस्क्यू टीम मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, किसी ने युवराज की मदद नहीं की क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं थे, कोई अंदर नहीं जा पाया। लेकिन मोनिंदर ने मदद की थी। ये वही मोनिंदर है जिन्होंने 15 दिन पहले ट्रक ड्राइवर को भी बचाया था।
यहाँ पर जब वो अंदर गिर गए थे। मुनिंदर अब कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद उन्हें ऐसा कहने से रोका गया, उन्हें गलत बात कहने के लिए भी उकसाया गया और क्या कुछ कहा गया मुनिंदर बताएंगे। मुनिंदर, क्या कहा गया था पुलिस स्टेशन में? स्टेशन में हमसे ये बोला था कि जी तो मोनिंदर आप एक चीज़ बताइए कि तुमसे पहले वहाँ पर प्रशासन था। मैं बोला जी प्रशासन था। कौन कौन से मतलब वो थे? मैं बोला जी फायर ब्रिगेड थी और पुलिस प्रशासन था मौके पर। एसडीआरएफ आई थी 4:30 बजे। वो गाजियाबाद से आई थी, ज़्यादा फॉग होने के कारण उन्हें 4 से 4.5 घंटा लग गए थे। मगर ठीक है जी, वो बोले थे ठीक है। माम एक चीज़ बताएं मोनिंदर, ये जितने भी वीडियोस वगैरह बन रही है, जो भी जब सब चीज़ है, ये तुम हमारे खिलाफ क्यों चल रहे हो? जितने भी पत्रकार आ रहे हैं ये आके चले जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना, ध्यान रखना। चैलेंज दिया है मुझे, चैलेंज, और 100% अंदर बुला के बाहर थाने के सामने एक पार्क है, उसमें ले जाकर। कौन थे उस दौरान मौजूद? 2 दरोगा थे, 2 सिपाही थे जी। आपको चैलेंज किस बात की दिया? चैलेंज ये दिया था कि ये जो ये पत्रकार आ रहे हैं इनके सामने मत जा, फोन स्विच ऑफ करके बाहर चला जा कहीं। पार्क पुलिस थाने। जी। और वो बोल रहे थे कि तुम्हें और हमें तो यहीं रहना है, ये तो अपना टीआरपी के लिए डोल रहे हैं। मोनिंदर, आप इसके से साइड हो जाइए, क्यों बेफालतू की। कहा गया कि ऐसा बोलने की पुलिस वहां पर थी, उन्होंने मशक्कत की, ये बताइए। हाँ, ऐसे मुझसे बोला था कि ऐसे ऐसे बोलना है वीडियो में। पर जबकि आप यहाँ पर मौजूद थे उस रात को जब युवराज यहाँ पर गिर गया था पानी में, तब क्या आपने देखा? और हालांकि मैंने सच्चाई बताई थी, उसमें मैंने कोई झूठ देखा था आपने उसमें? मैंने देखा था कि पुलिस वाले जो थे कुछ बुजुर्ग थे सच्चाई में, उसमें जो नौजवान थे उन पर तैरना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड में तो सारे नौजवान थे, वो भी क्यों नहीं घुसे अंदर? और जबकि लड़का उस लोग मौजूद होंगे यहाँ पर उनकी टीम से? किस फायर ब्रिगेड वाले से कम से कम 15 से 20 आदमी थे, 3-4 क्रेन थी, नीचे दाके हुए थे, 2-3 यहाँ पे खड़े थे, रस्सा फेंक रहा था बहुत सारे, लेकिन एक दूसरे को कोई रस्सा दे रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई उसको पकड़ा रहा है, कोई, लेकिन अंदर पहुंचे थे यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम? फायर ब्रिगेड की टीम में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1:40-45 पे आया था, उस टाइम मुझे मौजूद मिले थे। और लेकिन लड़का युवराज उस समय भी अंदर था जी। फायर ब्रिगेड से पुलिस प्रशासन ने बाकायदा साफ साफ बोला था प्लीज बातचीत करते रहिए, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तब तक एक बड़ी खबर आ रही है, आप उनसे बातचीत लगातार जारी रखिए। आप सोचिए कि ये कितनी गिरी हुई बात है कि पुलिसकर्मी धमका रहे हैं उस शख्स को, कह रहे हैं कि तुम ऐसे मत बताओ, जो असली बात है वो मत बताओ। ये सोचिए कितनी नीचता है इन वर्दी वालों में। एक सब इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जाकर धमका रहे हैं। उनका बेटा, उनका भाई, उनके घर का कोई शख्स मर गया होता तो क्या वो यही कहते हैं?